हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने रिफ्लेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो आज का जो टॉपिक होगा दैट इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि व्हाट एक्चुअली रिफ्रैक्शन इज, राइट, तो रिफ्रैक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास स्विमिंग पूल है। ठीक है, स्विमिंग पूल के ऊपर क्या है? पानी, सॉरी हवा है, और नीचे क्या है? पानी है। तो जो सनलाइट आ रही है वो एयर से कहाँ घुस रही है? वाटर में। तो एयर एक मीडियम था, वाटर एक दूसरा मीडियम है। तो रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट when it moves from one medium to another. ओके, अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है। अब याद रखना, अब मेरी बात सुनो, जब हम अगर हम जमीन पे खड़े हैं तो हम ऐसे हाथ ऐसे हिला पा रहे, राइट, बट अगर हम पानी में जाते तो हमें क्या होता है? ये डिफिकल्टी हो जाती है, राइट। हम जितने आराम से एयर में हिला लेंगे वैसे उतने आराम से पानी में नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है इसका? क्योंकि डेंसिटी दोनों की अलग होती है। अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि यार मेरे को ये बताओ, एयर और वाटर में डेंसर कौन है, या एयर और वाटर में रेयरर कौन है? डेंसर मतलब ज्यादा डेंसिटी किसकी है? तो ऑफकोर्स तुम बोलोगे डेंसिटी वाटर की ज्यादा है ना। वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, उसके मॉलिक्यूल्स भी पास पास है, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई? वाटर की। तो याद रखना, डेंसिटी के हिसाब से वी हैव टू टाइप्स ऑफ मीडियम, जिसको हम एक को, अब वो डेंसिटी कैसे डिसाइड होती है? कंपेयर करने के बाद। अगर हम वाटर और एयर को कंपेयर करेंगे तो तुम बोलोगे कि यार वाटर इज डेंसर, और एयर को क्या बोलोगे? यार इट इज रेयरर मीडियम, है ना। अगर हम और किसी दो चीज को कंपेयर कर लेते हैं, ऑयल और वाटर को, तो फिर क्या बोलोगे? यार ऑयल इज डेंसर, ऑयल इज थिक, राइट। तो यहाँ पे फिर कंपेरिजन के हिसाब से होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट में पूछा जाता है कि जब लाइट डेंसर टू रेयरर जाती है, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है या टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, या जब वो रेयरर टू डेंसर जाती है तो क्या होता है? तो देखो, ये हमारे पास पार्टीशन है, यहाँ पे हमारा रेयरर मीडियम है, यहाँ पे हमारा डेंसर मीडियम है। रेयरर इज एयर, डेंसर इज वाटर। अब तुम्हें पता है सरफेस है तो इसका नॉर्मल भी होगा। नॉर्मल क्या होता है? जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लाइन, राइट, जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अब मैंने बोला कि यार यहां से ना एक रे आ रही है, ये रे बड़ी टेढ़ी बन गई है, यहां से रे आई, हे भगवान, यहां से एक रे आई। ओके, ये नॉर्मल है हमारा। अब इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट ही हुआ है। अब देखो, ये रेयरर मीडियम था। अब जो लाइट है उसको जाना कैसे चाहिए? उसको जाना ऐसे चाहिए, राइट, जो रे उसको ऐसे जाना चाहिए। बट जब हमारी लाइट रेयरर से डेंसर में घुसती है ना, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। वो क्या होती है? टूवर्ड्स। उसको जाना ऐसे था बट वो चली वो ऐसी गई है। देखो यहाँ का जो एंगल है इट इज ग्रेटर देन ये वाला एंगल, है ना, ये नॉर्मल था। तो हमेशा याद रखना, जब वो रेयरर से डेंसर में जाती है ना, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। जो लाइट रे है इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, अब इसके अलावा और एक चीज, और एक इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। यहाँ पे डेंसर मीडियम है, यहाँ पे रेयरर मीडियम है। ये अपनी आगे नॉर्मल सरफेस की, यहां से इंसिडेंट किया अपन ने। अब क्या होगा? लाइट को जाना ऐसे चाहिए था बट मीडियम कैसा है? रेयरर है, तो इसमें वो हो जाता है अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो यहाँ पे जो एंगल है छोटा है, दिस वन इज बड़ा वाला एंगल, राइट। तो एक ट्रिक है इसको याद रखने की, दैट इज ड्रॉ, DRAW। ओके, इसका मतलब डेंसर टू रेयरर, AW इज अवे। तो डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो डेंसर टू रेयरर जाएगा तो इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, वेयर एज रेयरर टू डेंसर इट गोज टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारा रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हो गया। ड्रॉ डेंसर टू रेयरर, जब वो डेंसर से रेयरर में जाती है ना तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर निकल जाती है। बट जब वो रेयरर से डेंसर में घुसती है तो वो टूवर्ड्स चली जाती है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इस पे एक क्वेश्चन आता है। अब और एक चीज पढ़ते हैं, दैट इज ग्लास स्लैब। हमारे पास ग्लास स्लैब सबको मालूम होगा क्या होता है ग्लास स्लैब, है ना, वो प्रिज्म के टाइप। अरे ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर फॉर्मेट का होगा, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास है ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब से रिलेटेड सिर्फ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करेंगे अब हम, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ी मोड़ी टेढ़ी हो चुकी है शायद, चलो डायग्राम तो अच्छी बन गई। ये है हमारा ग्लास स्लैब, ठीक है। ये क्या है? हमारा ग्लास स्लैब। अब देखो
इस ग्लास स्लैब पे एक रे आई, इसको इस रे को क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे, है ना, जो भी हमारे सरफेस पे इंसिडेंट होती है उसको हम बुलाते हैं इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब, अब देखो ये ऊपर हवा है, ये रेयर हो जाएगा, ग्लास है तो डेंसर मीडियम होगा, राइट। तो रेयरर से डेंसर में जाते वक्त वो टूवर्ड्स, देखो जानी लाइट कैसी चाहिए थी, टक 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 ऐसी जानी चाहिए थी, राइट। बट वो रेयरर से डेंसर में घुसी तो वो क्या हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, फिर वो उसने अपना पाथ ट्रेवल किया। अब डेंसर से फिर वो कौन से मीडियम में आ रही है, रेयरर, तो डेंसर से रेयर में फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। तो उसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, बट चली कैसे गई वो, ऐसे चली गई। देखो ये इंसिडेंट रे, ये हमारी इमर्जेंट रे, और ये है हमारी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, और ये है हमारी इमर्जेंट रे। ओके, क्वेश्चन पूछ लेते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट पर, कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट है जो हमारे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में होता है, और ये जो डिस्टेंस होता है ना, दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो तुम्हें दिख गया होगा ना कि इंसिडेंट रे को तो ऐसे जाना चाहिए था, बट वो ठक 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 ऐसे निकला, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस हो रहा है ना, और कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर। याद रखना लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे। ओके, याद रखिए ये चीज। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट से तुम इस चीज को नोट डाउन कर लो, ताकि अब इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करना वापस चालू कर दें। अब नेक्स्ट चीज आती है कि हमारे जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, वैसे ही हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है हमारे पास, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या, यार फर्स्ट वाला ना दोनों में सेम है, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सरफेस, और रिफ्रैक्टेड रे कौन सा, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, तीनों कहां लाई करेंगे, लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है। इंसिडेंट, नॉर्मल, और देखो रिफ्लेक्शन के टाइम पे रिफ्लेक्टेड रे था, अब रिफ्रैक्शन पड़ रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे। और जो सेकंड है ना, सेकंड इज जो हमारा साइन ऑफ एंगल ऑफ आई है, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, ये वैल्यू हमेशा आती है कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम, फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम। जो भी पेयर हम लेंगे ना, उसके लिए जो भी ये वैल्यू आएगी ना, साइन आई अपॉन साइन आई, ये आएगी कांस्टेंट, और इसी चीज को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ। याद रखना ये चीज बहुत छोटी है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जैसे साइन आई साइन आर, क्या ये तुमने देखा होगा ना, ऐसा कुछ वो बन रहा है, कुछ एंगल आई इधर, एंगल आर इधर, ठीक, एंगल आई, एंगल आर इज रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जो आई है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी सेम है, बट सेकंड वाला इज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ पूछा व्हाट इज स्नेल्स लॉ, इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल of incidence, the ratio of sine of angle of incidence to the ratio of sine of angle of refraction comes out to be constant for a particular pair of media. Okay, ये फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़ के कुछ और अच्छी चीजें डिस्कवर कर सकें। अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं, ठीक है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। अब जैसे देखो, अब हमने क्या देखा था कि जब हमारा लाइट रेयरर टू डेंसर जा रहा है या डेंसर टू रेयरर जा रहा है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना जाके वो क्या डेविएट हो जाता है, राइट। तो जैसे अभी हमारी ये लाइट रे है, राइट, तो वो ऐसे सीधा ना जाके वो क्या होता है, थोड़ा सा डेविएट हो जाता है ना। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि जो एक्सटेंट ऑफ डेविएशन है वो कितना होगा। इट टेल्स अस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो सबसे चीज तुमको याद रखनी है, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे भी निकाल सकते हैं जब हम दो मीडिया को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और याद रखना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो स्पीड पे डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ लाइट एंड मीडियम।
कि कितनी स्पीड से जो हमारी लाइट ट्रैवल कर रही है एक पर्टिकुलर मीडियम में। ठीक, जैसे अगर हमें निकालना है कोई दो मीडियम का n2 1, तो हम ऐसे बोल देंगे स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है, ये बेसिकली कंपैरिजन है दो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस का। दो मीडियम्स है, उनके जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करते हैं तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। बट और एक चीज होती है दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें तो इंटरेस्ट नहीं रखना, हमको रखना इंटरेस्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। किसमें? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो हम कैलकुलेट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम, और इसके कंपेयर में हम यूज करते हैं वैक्यूम। क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं वैक्यूम। हम क्या यूज करते हैं? वी यूज वैक्यूम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम के अंदर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज डिनोटेड बाय c, और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो कैसा है? अगर सोचो मेरे को एक पर्टिकुलर मीडियम गिवन है, एक मीडियम m है, और मेरे को बोला इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है n। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला है c/v। अब देखो हमको क्या बोला, विद कंपैरिजन टू वैक्यूम, राइट? तो हमको क्या करना है? स्पीड ऑफ लाइट, अभी हमने क्या देखा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, राइट? तो अभी हमारे पास दो मीडियम कौन से हैं? एक है वैक्यूम और एक पर्टिकुलर मीडियम है। तो सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और जो v है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम m, जो हमने मीडियम लिया था ये वाला। ठीक है, ये मीडियम, इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, तो ये हमें देता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो c है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है हमारी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, जो हमारी लाइट सफर करने वाली है ना, वो उसके बारे में बताता है। याद रखना, द मोस्ट डेंसेस्ट इज डायमंड। कौन है? डायमंड। आई थिंक डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो समथिंग अराउंड 2.42 है। ठीक है, शायद 2.4 तक कंफर्म नहीं है, बट 2.42 है। ठीक है, याद रखना, डायमंड इज द मोस्ट डेंसेस्ट। ठीक, और वैक्यूम नहीं होता इतना, वैक्यूम में है नहीं। वैक्यूम और एयर को लगभग हम सेम पकड़ते कि जो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा? सेम हो। तो जब कभी वो एयर या ऐसे बोल देते ना, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, एयर भी बोलेंगे तो तुम्हें वैक्यूम ही लेना है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, अगर जब तक उन्होंने तुम्हें वैल्यूज स्पेसिफाइड नहीं किया। तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? n = c/v, जहाँ पे c इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v इज वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी पर्टिकुलर मीडियम के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करना है। ओके, अब जैसे सोचो, अब मुझे c और v गिवन है तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल पाऊंगी। अगर मुझे n और c गिवन है तो मैं वेलोसिटी भी निकाल पाऊंगी, है ना? जैसे अगर मेरे को बोल दिया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पर्टिकुलर मीडियम क्या है, वो है 3 या समथिंग, जो भी वैल्यू है, और स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन है 3 × 10⁸, तो वेलोसिटी निकालो। जैसे सोचो फॉर एग्जांपल, हमें दे दिया n = 1.5, c दे दिया 3 × 10⁸, और बोल दिया कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। तो क्या करोगे? n = c/v, 1.5, 3 × 10⁸ और v, तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना? बस ऐसे ही करना है, ये फॉर्मूला डाल के वैल्यूज को ऑब्टेन करना। तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड चीज है। अब हम चलते हैं आगे। ओके, अब अगर लेंस की बात करेंगे, रिफ्रैक्शन है तो लेंस का यूज करेंगे, राइट? मिरर का तो यूज नहीं करेंगे। अब हमारे पास होती है दो टाइप की लेंसेज। कितनी टाइप की? दो टाइप की लेंसेज। एक है कॉन्वेक्स और दूसरी है कॉनकेव। ये कौन सी है हमारी? कॉनकेव। और ये जो है कॉन्वेक्स। अगर कॉन्वेक्स की बात करेंगे, इसका जो दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्वर्जिंग लेंस। कैसी लेंस है ये? कॉन्वर्जिंग। ठीक है, तो याद रखना ये नाम। कॉनकेव को वी कॉल डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि जो भी रेज इसके पास आती है ना, जो भी रेज इसके पास आती है उसको डाइवर्ज कर देती है। बट वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट कॉन्वेक्स, वो क्या करती है? जो भी रेज उसके पास आती है उसको कॉन्वर्ज कराती है। ये रेज आई, कॉन्वर्ज करा दी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब याद रखना, जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है ना, वो होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। कॉनकेव का जो फोकल लेंथ है दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि वो कॉनकेव का जो फोकल लेंथ है ना, इट लाइज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, वेयर एज जो कॉन्वेक्स है उसका जो फोकल लेंथ है इट लाइज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड।
तो जो भी राइट हैंड साइड पे चीजें लाई करती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे चीजें लाई करती हैं वो होती हैं नेगेटिव, राइट। अब मेरी बात सुनो, लेंस फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहां पे v होता है हमारा इमेज डिस्टेंस और u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और हमेशा एक चीज याद रखना कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी ऑब्जेक्ट है ना वो हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही प्लेस करते हैं, जो भी चीज लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ओके, अब इसके अलावा और एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि अगर तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है तो तुम्हारा इमेज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा है या छोटा है, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, जैसे अभी हम खड़े हैं, अगर हमसे कोई बड़ी इमेज बन रही है तो वो क्या हो रही है? मैग्नीफाइड हो रही है। अगर हमसे कोई छोटी इमेज बन रही है तो वो क्या हो रही है? डिमिनिश हो रही है, राइट। तो वो बताता है मैग्निफिकेशन के दो वैल्यूज आ सकते हैं, एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव। ओके, अगर मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव आता है, क्या आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आता है, इसका मतलब जो हमारी इमेज बन रही है वो बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वेयर एज अगर यही नेगेटिव बन रही है, इट मीन्स द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, क्वेश्चन आता है अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो इमेज के बारे में क्या बता सकते हो? तो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन तुम्हारी नेगेटिव आ रही है तो तुम इमेज के बारे में क्या बता सकते हो? इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो ये तो कुछ चीजें थी, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे, ये फॉर्मूला याद रखना, इसका यूज करके तुम v या u निकाल सकते हो, बट ऐसे जितने बड़े फॉर्मूले, बट टू बी एट अ सेफर साइड याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन आते तो तुम इन चीजों को टैकल कर पाओ। v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज फोकल लेंथ। और एक चीज है पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ अ लेंस पे क्वेश्चन आते हैं तो मेक श्योर तुम इस चीज को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो। पावर क्या होता है? एक लेंस की एबिलिटी कि वो रेस को कैसे डाइवर्ज करेगा और कैसे उसको कॉन्वर्ज करेगा। कॉनकेव लेंस है तो वो डाइवर्ज करेगा, कॉन्वेक्स लेंस तो वो क्या करेगा? कॉन्वर्ज करेगा, राइट। तो पावर ऑफ लेंस क्या बताता है कि एक लेंस की एबिलिटी, एक लेंस की एबिलिटी टू डाइवर्ज और कॉन्वर्ज द रेस। ठीक है, एबिलिटी ऑफ लेंस टू डाइवर्ज और कॉन्वर्ज द लाइट रेज, या इसके दूसरा जो फॉर्मूला दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जो पावर ऑफ अ लेंस है ना, इट इज डिनोटेड बाय p, इट इज डिनोटेड बाय p। तो इसका जो फॉर्मूला दैट इज p इक्वल टू 1/f। क्वेश्चन टेस्ट में आ चुका है कि पावर ऑफ लेंस का SI यूनिट क्या है, तो याद रखना जो पावर ऑफ लेंस है उसका SI यूनिट है डायऑप्टर। ओके, क्या है उसका SI यूनिट? इट्स SI यूनिट इज डायऑप्टर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हमने क्या देखा था? हमारे पास एक लेंस थी कॉनकेव, एक लेंस थी कॉन्वेक्स। कॉनकेव की जो फोकल लेंथ थी वो कैसी थी? नेगेटिव, और कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ थी वो कैसी थी? पॉजिटिव। तो अगर फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव है तो इसका पावर भी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि f की वैल्यू तो नेगेटिव है और ऊपर तो पॉजिटिव है, राइट। तो याद रखना कॉनकेव का जो पावर है वो आता है नेगेटिव, कॉन्वेक्स फोकल लेंथ क्या है इसका? पॉजिटिव है, तो इसका पावर भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ओके, याद रखना ये चीज। और अगर क्वेश्चन आता है कि 1 डायोप्टर कब आएगा, 1 डायोप्टर वाला वैल्यू कब आएगा, 1D कब आएगा, तो 1D कब आएगा? जब फोकल लेंथ भी कितनी हो, जैसे p की वैल्यू 1 कब आएगी? जब हमारा 1/1 हो। तो याद रखना जब हमारा फोकल लेंथ 1 मीटर का होगा ना, जब फोकल लेंथ, याद रखना जो फोकल लेंथ का SI यूनिट है ना वो क्या होगा? मीटर्स। फोकल लेंथ को हमेशा मीटर्स में रखना, सेंटीमीटर्स में मत रखना। फोकल लेंथ को किसमें रखोगे तुम? मीटर्स में। अगर वो सेंटीमीटर में भी गिवन है तो कन्वर्ट किसमें करोगे? मीटर्स में। ओके, तो क्वेश्चन कैसे आ था? 1 डायोप्टर कब आएगा हमारे पास? जब लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 1 मीटर की होगी ना। जब हमारी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो हमें पावर कितने की मिलेगी? 1 डायोप्टर की मिलेगी। ओके, याद रखना ये चीज। कॉन्वेक्स लेंस की पावर होती है पॉजिटिव, कॉनकेव की होती है नेगेटिव। पावर पे क्वेश्चंस आते हैं तो मेक श्योर तुम इस चीज को एकदम अच्छे से लर्न करके चीजों को समझ के चले जाओ। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन। होप यू लाइक द वीडियो गाइस।
अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।